आज फिर शुरू करेंगे फाइनल अकाउंट के बारे में चंद बातों को। फाइनल अकाउंट जैसा कि हम लोग पहले बता चुके हैं, जान चुके हैं, फाइनल अकाउंट किसी भी व्यापार के एक साल एक पीरियड के बाद हम उसका रिजल्ट जानना चाहते हैं कि आफ्टर ए सर्टेन पीरियड किसी व्यापार के रिजल्ट क्या है, प्रॉफिट है या लॉस है, क्या है इस तरह का रिजल्ट। तो फाइनल अकाउंट हम लोग बनाते हैं, जैसा कि जानते हैं कि फाइनल अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस बनता है किससे? हमारे लेजर के बैलेंसेस को लेकर के। तो लेजर के बैलेंसेस हम लोग तब लेते हैं जब उसको क्लोज करते हैं एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। जब अकाउंटिंग ईयर के आखिर में हम लेजर को क्लोज कर देते हैं, बैलेंसेस निकाल लेते हैं और उस बैलेंस को लेकर हम लोग ट्रायल बैलेंस तैयार कर लेते हैं। और इस प्रकार ट्रायल बैलेंस के दो हिस्से होते हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं, डीआर साइड और सीआर साइड। तो ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड, डीआर कॉलम और सीआर कॉलम का टोटलिंग नॉर्मली आपस में बराबर होते हैं। कभी कभार अगर कोई मैथमेटिकल एरर होता है तो शायद ट्रायल बैलेंस का दोनों टोटल आपस में बराबर न हो, अलग बात है। चलिए मानकर हम चलते हैं कि हमारे ईयर एंडिंग का जो ट्रायल बैलेंस है वो कंप्लीट है और दोनों साइड का टोटल मिला हुआ है, इक्वल है। लेकिन आपने देखा होगा कि फाइनल अकाउंट बनाते समय ट्रायल बैलेंस तो दिया हुआ है और उस ट्रायल बैलेंस के बाहर, आउट ऑफ ट्रायल बैलेंस, देयर आर सम इंफॉर्मेशंस। हमारे ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, टोटल मिला हुआ है, सब कुछ दिखाई पड़ रहा है, बावजूद इसके ट्रायल बैलेंस के बाहर, या यूँ कहिए कि ट्रायल बैलेंस के बाहर नीचे साइड में कुछ इन्फॉर्मेशंस दिए रहते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन है डेटा के बारे में, कुछ ऐसी सूचनाएं हैं जो सूचनाएं हमारे अकाउंट से रिलेटेड हैं। अकाउंटिंग ईयर में हमारे ट्रांजैक्शंस कुछ हैं जो रिकॉर्ड करने से छूट गए होंगे, या कुछ और प्लस माइनस करने के बारे में सूचनाएं होती हैं। कई बार उनको लिखता है एडिशनल इन्फॉर्मेशंस। ट्रायल बैलेंस के बाहर ये वर्ड लिखा रहता है एडिशनल इन्फॉर्मेशंस या एडजस्टमेंट्स, और तब नीचे 1 2 3 ऐसे कुछ करके इन्फॉर्मेशन दिए रहते हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन होते हैं ट्रायल बैलेंस के बाहर, सपोज करो कि ये ट्रायल बैलेंस है, ये हमारे लिए डीआर कॉलम है, मान लो ये सीआर कॉलम है, और ये हमारा क्या है? ट्रायल बैलेंस है। तो जितना ये टोटल आएगा डीआर साइड का टोटल, उतना ही टोटल आना चाहिए किसका? इसके सीआर साइड का। तो इस प्रकार हम कहते हैं कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई मैथमेटिकल एरर अवेलेबल नहीं है, शायद इसलिए मिला हो। चलिए मान के चलते हैं कि देयर इज नो मैथमेटिकल एरर इन आवर बुक। लेकिन इस ट्रायल बैलेंस के बाहर जब हमारी नज़र जाती है तो इस पर कुछ लिखा हुआ, ऐसे लिखा होगा एडजस्टमेंट, और इस पर 1 कुछ लिखा है, जैसे क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड सॉरी सर की कई बातें लिखी होती हैं। तो नॉर्मली जब हम लोग फाइनल अकाउंट कंप्लीट करते हैं, बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट, तो इन बाहर दिए गए सूचनाओं को पक्का ध्यान में रखकर बनाते हैं, तभी हमारा ओरिजिनल रिजल्ट आ पाएगा बिजनेस का, अदरवाइज फिर करेक्ट रिजल्ट नहीं आएगा। तो ये सूचनाएं, ये इंफॉर्मेशंस जो ट्रायल बैलेंस के बाहर दी गई हैं, उन्हीं को हम लोग कहते हैं एडजस्टमेंट्स, उन्हीं का नाम है समायोजनाएं। द इंफॉर्मेशंस गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस आर नॉन एज एडजस्टमेंट। These are the additional information relating to the current year, current accounting year, but unfortunately they have left not recorded in the books of accounts. तो ऐसी सूचनाएं हैं जो हमारे करंट ईयर की तो हैं, करंट ईयर के ट्रांजैक्शन हैं, लेकिन किसी वजह से हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होने से रह गई हैं। और चूंकि हमें 1 साल का परफेक्ट पक्का असली रिजल्ट लेना है, तो जब तक इन इंफॉर्मेशन को, इन डाटा को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, तब तक हमारा फाइनल रिजल्ट सच्चा वास्तविक नहीं आ पाएगा। तो ये जो सूचनाएं होती हैं, ये जो इन्फॉर्मेशंस होते हैं जो ट्रायल बैलेंस के बाहर दिए होते हैं,
उनको हम लोग कहते हैं एडजस्टमेंट्स या समायोजनाएं। समायोजना का सामान्य अर्थ लिया जाए या व्यवहारिक अर्थ लिया जाए, समायोजना का मतलब होता है कि आवश्यकता के अनुसार या तो कहीं ऐड कर देना है, जोड़ देना है, या कहीं उसको माइनस कर देना है, घटा लेना है। ये जो क्रिया है, टू ऐड अकॉर्डिंग टू नेसेसिटी और टू सब्सट्रैक्ट, तो इसको हम लोग कहते हैं एडजस्टमेंट प्रोसेस। कहीं जोड़ दीजिए, कहीं घटा लीजिए। अब ज़रूरत हमारी जैसी होगी, अगर जोड़ने की ज़रूरत है तो कहीं हम जोड़ेंगे, घटाने की ज़रूरत है तो कहीं घटाएंगे, क्योंकि यही प्रक्रिया हमारा कहलाता है एडजस्ट करना। तो देयर आर सर्टेन इंफॉर्मेशंस गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस एंड दे विल बी आइदर एडेड और सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रेस्पेक्टिव आइटम एज पर इंफॉर्मेशन। जैसे सूचनाएं हैं उसके अनुसार हम लोग इसको जोड़ेंगे, घटाएंगे। एक बात और कह दें, ये जो बाहर इंफॉर्मेशन दिए गए हैं इनको हम लोग प्लस करेंगे या फिर माइनस करेंगे, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि इनको प्लस करें या माइनस करें, दो जगहों पर ये क्रिया करनी है। 2 प्लेसेस होना चाहिए, यानी कि ट्वाइस इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे फाइनल अकाउंट में। 2 बार, कम से कम 2 बार। कभी कभी ऐसा केस होता है कि 3 बार करने पड़ सकते हैं, कभी कभी बाई चांस वो 4 बार भी हो सकते हैं। 4 फिगर, वो कौन से आइटम है, कौन सा एडजस्टमेंट है जिसको 4 बार करना पड़ सकता है, या वो कौन सा एडजस्टमेंट है जिसको 3 बार करना पड़ सकता है। 3 जगहों पर आएंगे, हम लोग बात करेंगे उस पर। आज हमें शुरू करना है कि फाइनल अकाउंट बनाते समय हमारे जो ट्रायल बैलेंस दिए गए हैं उनसे बाहर भी कुछ सूचनाएं दी गई हैं, जिनको हम लोग ये नाम देंगे एडजस्टमेंट का नाम। तो उनका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ध्यान रखना। मैं उसके जर्नल एंट्री के बाद मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं एडजस्टमेंट की जो जर्नल एंट्री पास होती है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। फिलहाल मैं इतना कर रहा हूँ कि हमें सही रिजल्ट निकालना है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी आना है वो सही से पिक्चर दिखलाए। तो इसके लिए ये बाहरी आइटम्स को कहाँ कहाँ लिखना है, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो आइए हम चल के देखते हैं कि सामान्य तौर पर वो कौन कौन आइटम्स हैं जो एडजस्टमेंट के श्रेणी में आते हैं, वो कौन कौन से मद हैं जो अक्सर समायोजना के रूप में आते हैं। बहुत सारे मद हैं जो कि समायोजना के नाम पर, समायोजना के शक्ल में अवेलेबल होते हैं। तो उनमें से कुछ एडजस्टमेंट, उनमें से कुछ आइटम्स पर हम लोग बात करेंगे, देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो नॉर्मली आते रहते हैं, हमारे बुक्स में, हमारे क्वेश्चन वगैरह में दिए रहते हैं, अक्सर आते रहते हैं, जिसमें सबसे पहला एडजस्टमेंट है और वो एडजस्टमेंट हमारा है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक इज द फर्स्ट आइटम ऑफ एडजस्टमेंट। तो ये बाहर दिया रहेगा, हो सकता है कभी कभी ट्रायल बैलेंस के अंदर भी होता है। तो ध्यान रखना है कि जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है वो एडजस्टमेंट नहीं है, एडजस्टमेंट तो वो है जो ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है। तो जब क्लोजिंग स्टॉक ये आइटम ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया होगा, इट मीन्स इट इज़ नॉट एन आइटम ऑफ एडजस्टमेंट। अगर वही क्लोजिंग स्टॉक आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस दिया है तो समझ जाना कि वो एडजस्टमेंट है। और जब एडजस्टमेंट है तो कम से कम उसको 2 बार 2 जगहों पर लिखना पड़ेगा, इसीलिए एडजस्टमेंट है। तो आइए देखते हैं, अगर क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट के रूप में है तो क्या करेंगे, कहाँ कहाँ इसको ले जाएंगे। इसको तो हम ख़त्म कर लेते हैं कि जब आपके एडजस्टमेंट के रूप में क्लोजिंग स्टॉक दिया है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग फाइनल अकाउंट में कहाँ कहाँ करेंगे, कहाँ लिखेंगे। तो अब मान लीजिए कि हमने ये फाइनल अकाउंट के रूप में एक बना लेते हैं, ये एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा है। ट्रेडिंग यहाँ हम नोट कर लेते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें दोनों पार्ट है, ऊपर वाला पोर्शन मान के चलते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट है, एक निशान लगा दिया, और नीचे वाला पोर्शन हम ये मान लेते हैं कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। और बगल में हम यहाँ पर एक खींच लेते हैं बैलेंस शीट का प्रोफॉर्मा, क्योंकि हमें ये दिखाना है कि इस फाइनल अकाउंट में ये एडजस्टमेंट का आइटम कहाँ कहाँ हम लोग लिखेंगे। हम सब जानते हैं कि ये लिएबिलिटी साइड है
और ये एसेट साइड है, हमने शॉर्ट में लिख दिया। तो ये 3 पार्ट हमारे हैं फिलहाल फाइनल अकाउंट के लिए। इन द केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, ट्रेडिंग अकाउंट, नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये बैलेंस शीट। ये 2 हिस्से हैं, लायबिलिटी साइड और एसेट साइड। अब देखना है कि जब एडजस्टमेंट दिया रहेगा हमारे ट्रायल बैलेंस के बाहर, तो नॉर्मली जो एडजस्टमेंट आते रहते हैं, प्रायः आते रहते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। जिसमें पहला एडजस्टमेंट हमारा क्लोजिंग स्टॉक। अगर क्लोजिंग स्टॉक हमारे एडजस्टमेंट के रूप में है, मतलब ट्रायल बैलेंस के बाहर है, तो 2 बार कम से कम लिखना है। तो अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर है तो हम लोग कहाँ लिखेंगे, पहले लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर साइड। तो यहाँ पर आप लिख दोगे क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर साइड में। फिर दोबारा लिखना है और दोबारा हम इसको आके लिखते हैं बैलेंस शीट के एसेट साइड में। इस प्रकार देखना 2 बार हो गया। ये क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट है, और जब एडजस्टमेंट है तो कम से कम 2 बार 2 जगहों पर लिखना है। देखिए 2 बार हो गया। एक बार तो आ गया ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर साइड में, और दूसरी बार आ गया बैलेंस शीट के एसेट साइड में, और इस प्रकार वो ख़त्म हो गया। अच्छा, कभी अगर हो सकता है कि ये क्लोजिंग स्टॉक हमारा ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा तब होता है जब हम लोग परचेज को एडजस्ट करते हैं। When purchase is adjusted with opening stock and closing stock, then your closing stock will not be shown outside the trial balance, but it will be shown inside trial balance. तो अगर ये एडजस्टमेंट यानी क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, इसका मतलब एडजस्टमेंट नहीं है, तब कहाँ ले जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो एडजस्टमेंट है वो कम से कम 2 जगहों पर 2 बार लिखते हैं, ठीक है। और जो एडजस्टमेंट नहीं है उसको जहाँ भी लिखो, जो इसका सही जगह है, 1 बार ही लिखना है, चाहे जहाँ लिखो 1 बार। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट लाइन है कि जो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है वो एडजस्टमेंट नहीं है, उसको 1 बार लिखना है 1 जगह पर, चाहे जहाँ लिखा जाए। और जो एडजस्टमेंट है उसको कम से कम 2 जगहों पर 2 बार लिखना है। कुछ हिडन एडजस्टमेंट होते हैं, हम लोग बात करेंगे। कुछ एडजस्टमेंट जो ट्रायल बैलेंस के अंदर हैं लेकिन उसको हिडन कहते हैं, वो छुपा हुआ है, आगे हम लोग बात करेंगे। फिलहाल सीधी बात करते हैं। तो अगर ये क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट के रूप में है तो एक बार इसको ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर साइड में लिखेंगे और फिर दोबारा उसको बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखला देंगे। इस प्रकार ख़त्म। अब कहीं अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हो, तो अगर ये क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है तो सिर्फ 1 बार लिखना है, वैसे हालत में वो यहाँ पर नहीं आएगा। इफ क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन इनसाइड ट्रायल बैलेंस, then it will be recorded on asset side of the balance sheet। बस ख़त्म। तो ये आप पर सिर्फ यहीं पर आ जाएगा, 1 बार आना है। तो इस प्रकार उम्मीद है कि आप समझ गए इस एडजस्टमेंट को। परचेज एडजस्ट करने के बाद कभी हम लोग आएंगे एडजस्टमेंट की जर्नल एंट्रीज, उस पर बात करेंगे। फिलहाल तो ये हमने बात कर दी, आप सब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। दूसरा हमारा एडजस्टमेंट है जो अक्सर आते रहता है, अक्सर ये सूचना के रूप में आउटसाइड ट्रायल बैलेंस ही आते रहते हैं। अब पहले हम समझते हैं कि ये है क्या चीज़। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का कई नाम है। इसको लोग कहते हैं ओइंग एक्सपेंसेस, ओइंग, थोड़ी जगह कम है, यहाँ दिखला लेते हैं। आउटस्टैंडिंग को हम लोग ओइंग भी कहते हैं। इसको ड्यू भी कहा जाता है, या इसको पेएबल भी कहा जाता है, पेएबल एक्सपेंसेस। मतलब यह है कि ऐसे एक्सपेंसेस जो हमारे करंट अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड हैं, ऐसे एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग ईयर बट इट इज़ नॉट पेड इन दिस ईयर। हमारे करंट ईयर के एक्सपेंस हैं, हो चुके हैं, बट अमाउंट पे नहीं किया गया। तो जो एक्सपेंस हमने पे नहीं किया है तो नेचुरली वो पेएबल है, यानी हमारे लिए लायबिलिटी बन जाती हैं, वो ड्यू है। तो ड्यू है तो रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा। अगर हमने रिकॉर्ड उसका नहीं किया है तो ट्रायल बैलेंस के बाहर ही दिखेगा, और जब ट्रायल बैलेंस के बाहर दिखेगा तो हमारे लिए एडजस्टमेंट है। और जब वो एडजस्टमेंट है
तो कम से कम 2 जगहों पर 2 बार उसको लिखना पड़ेगा। तो अब देखते हैं कोई भी एक्सपेंस जो हमारे करंट ईयर से रिलेटेड है लेकिन उसका पेमेंट नहीं किया है, उसी का नाम है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब ये जो वर्ड है एक्सपेंस, इस एक्सपेंस जगह पर हम लोग सैलरी कह सकते हैं, रेंट कह सकते हैं, क्योंकि सैलरी एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस है, इंश्योरेंस एक्सपेंस और कई एक्सपेंस हो सकते हैं। वेजेज हमारे हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है। तो एनी एक्सपेंसेस incurred during the current accounting year but actually not paid in the same accounting year and hence it becomes due owing outstanding. If it is given outside the trial balance then it is an item of adjustment. तो कैसे ट्रीट करेंगे हम इसको? जैसे ही ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कह लें कि आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस कह सकते हैं। तो जब ये एडजस्टमेंट के रूप में होते हैं तो ध्यान रखना है कि ये जो एक्सपेंस है या तो ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम है, एक्सपेंस है, या फिर पीएल अकाउंट के, जैसे वेजेस। अगर कोई कहता है कि वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, ये भी एक्सपेंस है, ये भी एक्सपेंस है, ये भी एक्सपेंस है। अब देखना है कि ये जो एक्सपेंसेज है एक ट्रेडिंग के हैं या पीएल के हैं। तो हम सब जानते हैं कि ये जो वेजेज है ये ट्रेडिंग का, और ये जो सैलरी है किसका, ये ऑफिस वाले सैलरी हैं तो पीएल अकाउंट में चले जाते हैं। अगर यही सैलरी फैक्ट्री वाले हैं तो ट्रेडिंग के आइटम बन जाते हैं। अगर ये रेंट फैक्ट्री का रेंट है तो ट्रेडिंग का आइटम बन जाएगा। अगर यही रेंट हमारे ऑफिस के हैं तो पीएल बन जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि सवाल में क्या लिखा हुआ है। जब इनके बगल में फैक्ट्री वर्ड नहीं लिखा है तो नॉर्मली क्या मानते हैं हम लोग, इसको ऑफिस का मान लेते हैं। लेकिन इस वेजेस के लिए जब कोई अगल बगल वर्ड नहीं लिखा है इसमें तो सीधे हम इसको डायरेक्ट मानते हैं ऑन ट्रेड में। जैसे पिछले वीडियो में इसकी पूरी चर्चा की गई है। तो अगर ये आइटम ट्रेडिंग का है और आउटस्टैंडिंग है तो कहाँ लिखेंगे? एडजस्टमेंट के रूप में अगर ये होगा तो या तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में अपने रिलेटेड आइटम में ऐड कर दिया जाएगा। जैसे रिलेटेड आइटम क्या है, वेजेज, तो ये आता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। यहाँ पर पहले से वेजेज हो सकता है और बाहर लिखा है कितना वेजेज बाकी रह गया, आउटस्टैंडिंग रह गया या ड्यू रह गया। तो कुछ जो वेजेज हमने दिया है उसका रिकॉर्ड तो कर लिया होगा जो ट्रायल बैलेंस के अंदर आ गया है, लेकिन कुछ सूचना मिली कि 1-2 महीना कुछ और वेजेज है जो पे नहीं कर पाए हैं तो वो कहाँ चला गया? एडजस्टमेंट में चला गया। तो जो एडजस्टमेंट में पोर्शन है जितना रुपया है उसको हम लोग संबंधित आइटम, कंसर्न्ड आइटम में ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर उसको हम लोग ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग। अब पूरा लिखना, आउटस्टैंडिंग जो है इस वेजेज में ये वेजेज है और ये आउटस्टैंडिंग भी वेजेज, दोनों कंसर्न एक आइटम है। तो कहते हैं कि संबंधित आइटम में ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लेकर उसको ऐड कर देते हैं। अब ऐड करने के बाद जो फिगर आएगा आप यहाँ पर लिख दो। क्या पता वेजेस के अलावा कहीं सैलरी आउटस्टैंडिंग हो तो सैलरी तो पीएल अकाउंट में आते हैं। तो जो एक्सपेंसेज आउटस्टैंडिंग है उनको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में या पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में संबंधित आइटम में जोड़ देते हैं जो इसका आइटम संबंधित होगा। चलो मान लेते हैं कि अगर इस सैलरी ही आउटस्टैंडिंग था हमारा तो पीएल अकाउंट में आ जाएंगे। पीएल अकाउंट में पहले से यहाँ पर सैलरी कुछ जो हमने एंट्री कर रखी होगा और इसी में हम लोग ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग और जोड़कर बाहर कर देंगे। तो कह सकते हैं कि एनी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस विल आइदर, या तो ट्रेडिंग अकाउंट में, will added in the concerned item either in trading account or in profit and loss account। या तो ट्रेडिंग अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डियर साइड में संबंधित आइटम में जोड़ दिए जाते हैं और फिर दोबारा, हमने कहा था 2 बार जाएगा ये, और फिर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में
लिखे जाते हैं। तो मान लो अगर यही है, आउटस्टैंडिंग वेजेस अगर है तो यहाँ आ जाएगा, या अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो यहाँ आ जाएगा। तो 2 बार तो हो गया। अगर इसकी बात करेंगे तो एक बार आ गया ट्रेडिंग अकाउंट के यहाँ पर, ये एडजस्टमेंट है, ये नहीं है, ये तो ट्रायल में था, ध्यान रखना है। ये वेजेज जो है वो ट्रायल में ले लिया, जो छूट गया था लिखने से वही एडजस्टमेंट है, तो उसको हमने संबंधित आइटम ऐड कर दिया था। तो यही एडजस्टमेंट उठ कर कहाँ आएगा, फिर बैलेंस शीट के रियलिटी साइड में आ जाएगा। यही एडजस्टमेंट जिसको 2 बार लिखना है, और ये उसका एक पार्ट है आइटम जो ट्रायल बैलेंस में था। उसी प्रकार सैलरी की बात है, ये जो सैलरी ट्रायल बैलेंस के अंदर था, ये तो एडजस्टमेंट नहीं था, एक बार ही लिखना है। लेकिन ये ट्रायल बैलेंस के बाहर था आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो संबंधित आइटम में पीएल अकाउंट के डेबिट में जोड़ दिया और फिर उठाकर कहाँ लिखा, बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड में लिख दिया। एडजस्टमेंट सिर्फ लिखना है, तो पूरी सैलरी को नहीं लिखनी है या पूरे वेजेस को नहीं लिखना है। अगर पूरे को लिख दिया तो फिर आपने डबलिंग कर दिया उसको, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है। ट्रायल बैलेंस के अंदर दिए गए आइटम को 2 बार नहीं लिखना है, उसके फिगर आइटम 2 बार नहीं लिखना है। जो एडजस्टमेंट में होगा उसी को 2 जगहों पर 2 बार लिखना है। तो ये बात समझ में आ गई आपको। अब हम देखते हैं एक और एडजस्टमेंट देखते हैं, प्रीपेड या अनएक्सपायर्ड या एडवांस एक्सपेंस। अब ये जो वर्ड है एक्सपेंस, यहाँ पर किसी भी एक्सपेंस को रख करके सोचिए। यहाँ पर वर्ड रख देते हैं सैलरी, सैलरी इज एन आइटम ऑफ एक्सपेंस, तो क्या पढ़ेंगे, प्रीपेड सैलरी या अनएक्सपायर्ड सैलरी या एडवांस सैलरी। अगर यहाँ पर हम वेजेस रख दें वर्ड वेजेस, तो क्या बन जाएगा, प्रीपेड वेजेस या अनएक्सपायर्ड वेजेस या फिर एडवांस वेजेस। एक्सपेंस के बारे में, लेकिन एडवांस है, ये प्रीपेड है, पहले चुका दिया। इसका मतलब क्या है कि ऐसे एक्सपेंस जो करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है, बल्कि नेक्स्ट ईयर, करंट ईयर हमारा ख़त्म हो रहा, लेकिन ये जो हमारा एक्सपेंस है रिलेटिंग टू नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर है, बट उसका पेमेंट हमने करंट ईयर में कर दिया। तो सच एक्सपेंसेज विच इज़ नॉट रिलेटेड टू द करंट ईयर बट रिलेटेड टू नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर बट पेड इन द करंट अकाउंटिंग ईयर, लेकिन उसको हमने करंट अकाउंटिंग ईयर में ही चुका दिया है, जबकि वो अगले साल से संबंधित है। तो जो अगले अकाउंटिंग साल से खर्चा संबंधित था उसको हमने इस चालू वर्ष में पे कर दिया, तो वही तो एडवांस है, पहले पे कर दिया, वही तो हमारे प्रीपेड एक्सपेंस है, वही तो हमने अनएक्सपायर्ड, उसका बेनिफिट तो हमें अगले साल में मिलने वाला है, उसका जो भी बेनिफिट मिलेगा वो तो अगले अकाउंटिंग साल में मिलेगा। इसलिए ऐसे एक्सपेंस को हम लोग कई नामों से पुकारते हैं। अगर ये रिकॉर्ड कर लिया गया होगा तो ट्रायल बैलेंस के अंदर होगा, तब एडजस्टमेंट नहीं है। अगर वो ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया है, कोई भी एक्सपेंस जब प्रीपेड है, अनएक्सपायर्ड है, ट्रायल बैलेंस के बाहर है, तो वो क्या है, हमारे लिए एडजस्टमेंट है। और जब एडजस्टमेंट है तो कम से कम 2 बार 2 जगहों पर लिखना पड़ेगा। अब मान लेते हैं सैलरी हमारे या इंश्योरेंस, चले मान लेते हैं कि इंश्योरेंस है, प्रीपेड इंश्योरेंस मान लेते हैं या एडवांस इंश्योरेंस मान लेते हैं। ये प्रीपेड इंश्योरेंस के बारे में दिया। अब प्रीपेड इंश्योरेंस कौन सा पोर्शन है, इंश्योरेंस जो एक्सपेंस है उसका वह पोर्शन जिसका फ़ायदा हमें नेक्स्ट ईयर में मिलने वाला है, करंट ईयर वाला तो नहीं। प्रीपेड इंश्योरेंस हम उसको कहेंगे जो इंश्योरेंस जो हमारा खर्चा है, जो प्रीमियम है, उसका वह पोर्शन है जो अगले साल से संबंधित है, उसी को प्रीपेड कह सकते हैं। तो उसको क्या करें हम लोग, तो ये जो प्रीपेड इंश्योरेंस है इसको पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। अगर इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस में से माइनस करेंगे, अगर ये प्रीपेड रेंट है तो रेंट में से माइनस करेंगे, अगर ये प्रीपेड वेजेज है तो वेजेज से माइनस करेंगे, लेकिन माइनस तो करेंगे। तो जो एक्सपेंस होगा जहाँ जाए, ट्रेडिंग में आने वाला हो चाहे पीएल में आने वाला हो, ये जहाँ भी एक्सपेंस जाने वाला है उस एक्सपेंस में से इस प्रीपेड को माइनस करना है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कंसर्न आइटम आइदर
either in trading account or in PL account on the debit side, and again it will be recorded on the asset side of the balance sheet. जो प्रीपेड एक्सपेंस है वो ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में अपने संबंधित आइटम से घटा दिए जाते हैं और फिर बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखे जाते हैं। ये ऐसा एडजस्टमेंट है। तो चलिए मान लेते हैं, क्या माने, इंश्योरेंस मान लेते हैं प्रीपेड। तो इंश्योरेंस आता है किस में, PL अकाउंट के डेबिट साइड। तो ये जो हमने इंश्योरेंस लिख दिया है, ये फिगर आ गया और इसमें से हमने प्रीपेड को माइनस किया। प्रीपेड मतलब जो अगले साल से संबंधित है, जितना पोर्शन इंश्योरेंस का जितना पोर्शन प्रीपेड के रूप में है उसको हमने माइनस कर दिया और घटाकर आउटर कॉलम में लिख दिया फिगर। और यही हमारा क्या है, एडजस्टमेंट है। इसको 2 बार लिखना है और अगेन इसको बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिख देते हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस 2 बार हो गया ये। तो अगर कोई प्रीपेड इंश्योरेंस है या कोई एक्सपेंस है तो एक बार उसको ट्रेडिंग अकाउंट या PL अकाउंट के डेबिट साइड में संबंधित आइटम से माइनस करते हैं और फिर दोबारा उसको बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखते हैं। लेकिन अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर हो तब क्या होगा, अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर है प्रीपेड इंश्योरेंस या कोई भी प्रीपेड एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, इसका मतलब वो एडजस्टमेंट नहीं है। और जब एडजस्टमेंट नहीं है तो जहाँ भी लिखिए एक बार ही लिखना है। तो अगर वो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया, इफ प्रीपेड एक्सपेंस इज गिवन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस देन इट विल बी रिकॉर्डेड वंस इन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, सिर्फ एक बार। यानी अब इधर यहाँ पर ये नहीं आएगा, तो एक बार काम ख़त्म हो गया। तो याद रहेगा कि अगर प्रीपेड एक्सपेंस है, एडजस्टमेंट के रूप में है, ट्रायल से बाहर दिया हुआ है, तो एक बार या तो PL अकाउंट के डेबिट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में संबंधित आइटम से माइनस कर दिया जाएगा। अब फिर दोबारा उस एडजस्टमेंट को बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिख दिया जाएगा, ख़त्म। अगर वो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है तो सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखा जाएगा और इस प्रकार एडजस्टमेंट हमारा पूरा हो जाएगा। तो ये बात समझ में आपको आ चुकी है और हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे फिर। और बहुत सारे एडजस्टमेंट हमारे हैं, हम लोग थोड़ा थोड़ा सीरीज चला रहे हैं, आप इसको पूरी तरह समझिए। क्योंकि बैलेंस शीट जब भी बनाने पड़ते हैं तो अक्सर इसी पर क्वेश्चन आते हैं। अक्सर जो एडजस्टमेंट वाले फाइनल अकाउंट हैं उन्हीं पर क्वेश्चंस आते हैं और परेशानी भी वहीं पर छिपी है। तो कन्फ्यूज़न होता है कि किसको कहाँ से माइनस करें, किस में से प्लस करें, फिर उसके बाद कहाँ लिखें, ये परेशानी है। तो मैं चाहता हूँ जो बड़े आराम से चलते हैं ताकि एक एक आइटम समझने में कोई दिक्कत ना आए। उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आएगा और आप बहुत कुछ समझने में, सीखने में सक्षम हो पाएंगे। थैंक यू।